हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सैरोस ईवी के HTX प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड कैबिन डैश कैम मिलता है, लेकिन एक्स लाइन टॉप मॉडल में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। एक्स लाइन में ADAS वाला कैमरा वहीं पर लगता है जहां डैश कैम को HTX प्लस में जगह मिलती है। इसलिए सैरोस ईवी के किसी भी वेरिएंट में आपको ये दोनों फीचर्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, आप ही की तरह हम भी कार बायर्स ही हैं और एक गाड़ी खरीदने से पहले हम सिर्फ उसकी खूबियां ही नहीं, उसकी खामियां भी जानना पसंद करते हैं। 20 लाख खर्च करने से पहले 20 मिनट की वीडियो देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी एक गलत गाड़ी घर लाने से बेटर है कि उसकी सारी कमियां पहले पता चल जाएं, सो दैट हम ये डिसाइड कर सकें कि हम उन कमियों के साथ जी सकते हैं या नहीं। विद दैट गोल इन माइंड, इस प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में हम नई 2026 किया सैरोस ईवी खरीदने के कुछ फायदे और नुकसान देखेंगे to help you with making a sound and rational decision about buying or not buying the Syros electric car। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव के साथ। सायरोस क्लाविस और क्लाविस ईवी की प्राइसिंग देखने के बाद मुझको सायरोस ईवी से भी कुछ उम्मीद नहीं होती, लेकिन सेल्टॉस ने मुझे एक आशा की किरण दिखाई। सेल्टॉस की प्राइसिंग और फीचर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बेहतरीन है, तो सैरोस ईवी में मैं उसकी कुछ झलक देखने की आशा रखे बैठा था। और किया ने सैरोस ईवी की प्राइसिंग के साथ जो भी किया वो किया, लेकिन मुझको निराश नहीं किया। 2024 में जब 37.9 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ विंडसर आई थी, तब 13.5 लाख का स्टार्टिंग प्राइस उसके लिए बहुत ही शानदार था। आज सैरोस ईवी में आपको अच्छा स्पेशियस कैबिन मिल रहा है विद ऑलमोस्ट 11% लार्जर बैटरी दैन द विंडसर एंड अ मोर एफिशिएंट ड्राइव ट्रेन। और आज के दाम को कंसिडर करें तो विंडसर का बेस मॉडल 14,70,000 का है। अगर विंडसर को ईवी बायर्स वैल्यू फॉर मनी का एक अच्छा नमूना मानते थे, तो सैरोस ईवी का बेस मॉडल वैल्यू में उसको पीछे छोड़ करके एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। बेस मॉडल अच्छे प्राइस पर होने का एक नुकसान होता दिखाई दे रहा है सैरोस ईवी को। वैल्यू डजंट हैंग इन अ वैक्यूम, और हम अपने वेरिएंट्स एक्सप्लेन के एल्गोरिदम में बेस मॉडल को ही बेसलाइन बना करके ऊपर के वेरिएंट्स का वैल्यू फॉर मनी या VFM स्कोर कैलकुलेट करते हैं। बेस मॉडल से ऊपर जाते ही आप नोटिस करेंगे कि HTK प्लस में आपको कुल 2.5 फीचर्स मिल रहे हैं। इतनी छोटी फीचर लिस्ट के लिए कोई भी 1.5 लाख की एडिशनल कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई कर सकता है। इसलिए HTK प्लस में हमें 16% का VFM स्कोर देखने को मिलता है। बेस मॉडल और टॉप मॉडल को छोड़कर किसी भी वेरिएंट में 60% से ऊपर का VFM स्कोर नहीं है। फीचर्स के मामले में सैरोस ईवी का टॉप मॉडल काफी हद तक बढ़िया लोडेड है। इसमें आपको रेडार वाला ADAS विद अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड स्टॉप एंड गो असिस्ट, 12 पार्किंग सेंसर्स, लेन वॉच कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइवर सीट, panoramic sunroof, internal V2L socket, 60-40 split folding rear seat backs, sliding and reclining rear seats with seat base ventilation के साथ साथ यूजुअल फीचर्स जैसे कि फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट्स, रियर वॉशर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो LED हेडलैम्प्स, ऑल विंडोज विद वन टच अप एंड डाउन, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रियर विंडो कर्टन्स, टिल्ट स्टीयरिंग और ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दैट इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फीचर्स। अच्छा खासा लोडेड होने के बाद भी 20 लाख एक शोरूम प्राइस और 4 मीटर की लेंथ के हिसाब से सैरोस ईवी के टॉप मॉडल में आप कुछ फीचर्स की कमी फील कर सकते हैं। इसमें आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रियर सेंटर हेडरेस्ट, पावर टेलगेट, ऑटो वाइपर्स, पावर हाइट एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइवर सीट, मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन फॉर पावर ड्राइवर सीट और रेडार बेस्ड ADAS फीचर्स जैसे कि रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, इनकी कमी फील हो सकती है। इलेक्ट्रिक कार है तो सर्दियों में इसकी रेंज अच्छी रखने के लिए इसमें एटलीस्ट फ्रंट सीट हीटिंग फीचर भी मिल जाता तो बढ़िया होता। सैरोस ईवी के एफिशिएंट ड्राइव ट्रेन के बावजूद सीट हीटिंग ना होने से सर्दियों में इसकी रेंज 300 के नीचे भी जा सकती है। किया कि सैरोस पेट्रोल डीजल की ही तरह सैरोस ईवी में भी इसकी असली खूबी बाहर से नहीं दिखाई देती, इसकी खासियत अंदर बैठने पर पता चलती है। सैरोस ईवी के फ्रंट सीट में तो ऑब्वियसली कोई जगह की कमी नहीं फील होती, लेकिन मेरी 6'2" हाइट के हिसाब से फ्रंट सीट को एडजस्ट करने के बाद भी
रियर सीट में मेरे पास स्लाइड और रिक्लाइन एडजस्ट करने के बाद अच्छा स्पेस मिल जाता है। 6 फुटर बिहाइंड 6 फुटर बैठने के लिए इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेडरूम इतना है कि लंबे कद का इंसान पगड़ी के साथ भी कंफर्टेबली बैठ सकता है विद सम रूम टू स्पेयर। इलेक्ट्रिक कार्स में सैरोस से लंबी ई विटारा है और विंडसर है। ई विटारा में आपको स्लाइडिंग रियर सीट्स मिलती हैं और विंडसर में रिक्लाइनिंग रियर सीट्स। दोनों एक साथ आपको सैरोस ईवी में ही मिलते हैं। रियर सीट स्लाइड एंड रिक्लाइन सिर्फ 4 मीटर लंबाई वाली सैरोस ईवी में होना ना सिर्फ एक काबिले तारीफ बात है, बल्कि इसमें आपकी सहूलियत भी है। छोटी गाड़ी होने की वजह से सैरोस ईवी को ट्रैफिक या पार्किंग में मैनेज करना भी ज़्यादा आसान है। सैरोस ईवी के टॉप मॉडल के फीचर्स शानदार हैं और बेस मॉडल की प्राइसिंग लाजवाब है, लेकिन किस वेरिएंट को क्या फीचर्स देने हैं और क्या काटने हैं उसमें काफ़ी फेरबदल की ज़रूरत है। वो लोग जो यूटिलिटी फीचर्स को प्रायोरिटी देकर गाड़ी और वेरिएंट फाइनल करते हैं, उनको ये जानकर निराशा होगी कि सैरोस ईवी में ऑलमोस्ट हर वेरिएंट में आपको कुछ ना कुछ स्टाइल फीचर्स पर खर्चा करना ही पड़ेगा। बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा और स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स जैसे फीचर्स नहीं है, लेकिन एलॉय व्हील्स हैं। रियर सीट स्लाइड एंड रिक्लाइन सैरोस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको HTX वेरिएंट में मिलेगा। स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स और रियर आर्मरेस्ट जैसे बेसिक फीचर्स के लिए भी आपको HTX वेरिएंट तक 2.5 लाख बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा और इसमें आपको इन बेसिक फीचर्स के अलावा पैनोरामिक सनरूफ भी खरीदनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी बैटरी लेना चाहते हैं तो कुछ दाम 17 इंच के बड़े एलॉय व्हील्स पर भी खर्चा करना पड़ेगा। रियर डिफॉगर के लिए भी आपको HTX वेरिएंट लेना पड़ेगा। सैरोस ईवी में अगर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स चाहिए तो आपको HTX प्लस वेरिएंट लेना पड़ेगा जो कि 19.5 लाख का है और इसमें आप चाहें या नहीं आप वेंटिलेटेड सीट्स और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स के लिए भी पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स और रियर पार्सल ट्रे के लिए भी आपको पैनोरामिक सनरूफ वाले HTX वेरिएंट तक बजट स्ट्रेच करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पंच ईवी को देखो, क्या शानदार फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है। पंच ईवी में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल के लिए एलॉय व्हील्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता और रियर डिफॉगर या रियर वॉशर वाइपर के लिए सनरूफ वाला वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अर्गोनॉमिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फील होती। फ्रंट सीट हो या रियर सीट, इस गाड़ी में घुसना और निकलना दोनों ही बहुत इजी फील होता है। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद दरवाजे के पावर विंडो कंट्रोल्स और पावर मिरर कंट्रोल्स पर नेचुरली उंगलियां पहुंचती हैं। सैरोस ईवी में AC के लिए फिजिकल कंट्रोल्स तो है ही, साथ में इंफोटेनमेंट के लिए भी कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस के लिए फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सैरोस पेट्रोल डीजल में फ्रंट आर्मरेस्ट इतना छोटा है कि एट बेस्ट यू कैन कॉल इट एन एल्बो रेस्ट। मेरे कद के हिसाब से मैं सीट को काफ़ी पीछे करके बैठता हूँ और वो मेरे लिए भी यूजेबल नहीं है, बट इट चेंजेस विद द सैरोस ईवी। हियर द फ्रंट आर्मरेस्ट इज लॉन्गर, वाइडर एंड पोजिशन्ड परफेक्टली। सैरोस ईवी में लेफ्ट हैंड को आर्मरेस्ट पर रखकर भी स्टीयरिंग को मैं इजीली होल्ड कर सकता हूँ। अर्गोनॉमिक्स के ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो शिफ्टर की भी बात कर लेते हैं। सभी इलेक्ट्रिक कार्स में शिफ्ट बाय वायर होता है, माने हम एक्चुअल में कोई लीवर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देना है कंप्यूटर को जो ड्राइव, न्यूट्रल या रिवर्स में गाड़ी को डाल देगा। अब इसमें क्रिएटिविटी दिखाने का बहुत स्कोप है। किसी ईवी में आपको नॉब मिलेगा जिसको रोटेट करना होता है। कुछ इलेक्ट्रिक कार्स में पेट्रोल की तरह सेंटर कंसोल में शिफ्ट लीवर मिल जाता है। कुछ गाड़ियों में वाइपर वाली डंडी से वाइपर के फंक्शंस हटा करके उसी को ड्राइव या रिवर्स के लिए बना देते हैं। टेस्ला में तो अलग ही हिसाब चल रहा है, टच स्क्रीन में गियर सिलेक्शन दे रखा है और अगर टच स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ड्राइव या रिवर्स सिलेक्ट करने के लिए रूफ माउंटेड बटन्स भी मिलते हैं। हुंडई और किया की बाकी इलेक्ट्रिक कार्स की तरह सैरोस ईवी में भी एक चंकी कॉलम माउंटेड लीवर है जिसका एंड नॉब की तरह रोटेट होता है। टायर्स को ऐसे घुमाना है तो इसको ऐसे रोटेट करो, ड्राइव मोड लग जाएगा, और टायर्स को ऐसे घुमाना है तो इसको ऐसे रोटेट करो, रिवर्स लग जाएगा। टेस्ला को छोड़ करके मैंने हर तरह के शिफ्टर वाली इलेक्ट्रिक कार चला रखी है और सैरोस ईवी से पहले क्रेटा ईवी और क्लाविस ईवी को तो एक्सटेंसिवली चला रखा है। दिस इज द मोस्ट इंटुइटिव एंड देयरफॉर द सेफेस्ट वे टू सिलेक्ट द फॉरवर्ड और रिवर्स गियर इन एन ईवी।
विंडसर की ही तरह सायरोस ईवी भी एक ऐसी गाड़ी है जो आप डिजाइन के लिए तो डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। गुड डिजाइन इज नॉट जस्ट सब्जेक्टिव आर्ट, ये कुछ नेचर के रेशियोज को फॉलो करती है। देयर इज साइंस इन गुड आर्ट एंड आर्ट इन गुड साइंस। दूर से जो सब्जेक्टिवली सुंदर दिख रहा है, उसे जब पास जाके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल रूल्स एंड प्रपोर्शंस फॉलो हो रहे हैं। नेचर में कुछ चीज़ों को देखकर अगर ज़्यादातर लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, वो इन रेशोज एंड प्रपोर्शंस की वजह से ही होता है। उनमें से एक है गोल्डन रेशो ऑफ 1:1.618। लोग तो सायरोस को डिफेंडर बोल देते हैं, लेकिन फोटो में एक रफ एस्टिमेशन करके देखो तो पता चलता है कि सायरोस के प्रपोर्शंस थोड़ा सा ऑफ है। फिलहाल संक्षिप्त में समझे तो साइड प्रोफाइल में एक बेसिक रूल होता है, ग्लास टू बॉडी रेशो। इसमें डिफेंडर 110 और सायरोस दोनों गोल्डन रेशो को फॉलो करती दिखाई देती हैं, लेकिन 5 दरवाजे वाली डिफेंडर में बोनेट और कैबिन की लेंथ में गोल्डन रेशो परफेक्टली फॉलो हो रहा है, जबकि सायरोस में ये काफ़ी ऑफ है क्योंकि उसका बोनेट काफ़ी छोटा है। इसके बाद सायरोस के ओवरहैंग्स सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि डिफेंडर के सिमेट्रिकल हैं। डिफेंडर 110 में फेंडर पर सिंपली क्लेवर डिज़ाइन एलिमेंट्स होने की वजह से इसकी विजुअल लेंथ में आप नोटिस करेंगे कि इसका फ्रंट फेंडर टू बम्पर की लेंथ, फ्रंट डोर, रियर डोर और रियर क्वार्टर पैनल ऑल द वे अप टू स्पेयर व्हील सब रफली बराबर लेंथ के हैं। सायरोस में भी फ्रंट फेंडर टू बम्पर की लेंथ, फ्रंट डोर और रियर डोर बराबर लेंथ के हैं, लेकिन 4 मीटर के रूल को फॉलो करने के चक्कर में इसका क्वार्टर पैनल वाला हिस्सा छोटा है। मैं कोई डिज़ाइनर तो नहीं हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो जानते हैं कि ऐसे ही व्हील बेस, ओवरहैंग्स, व्हील साइज के अलावा फ्रंट एंड रियर में भी ग्रिल, बोनेट की हाइट, गाड़ी की हाइट, बूट का विजुअल मास, इनमें कुछ रेशोज और मैथमेटिकल फॉर्मूले फॉलो होते हैं। चाहे वो फूल हो, गाड़ी हो, पेड़ हो या चेहरा हो, जिनमें ये रेशोज परफेक्टली फॉलो हो रहे होंगे वो नेचुरली प्लीजिंग लगते हैं। और जब ये रेशोज थोड़ा बहुत भी ऑफ होते हैं तब हम उनको सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं, चाहे हम उस कमी को बयां ना कर पाएं। यू डू नॉट नीड टू बी एन आर्टिस्ट और हैव अ डिग्री इन ऑटोमोबाइल डिज़ाइन टू पिक अ गुड लुकिंग कार। और ये डिज़ाइन की कॉस्ट यूजुअली गाड़ी के प्राइस में एज अ डिस्काउंट या एज अ प्रीमियम इंक्लूडेड होती है। जैसे कि सिग्निफिकेंट पार्ट शेयरिंग के बाद भी फ्रॉन्क्स बलेनो से काफ़ी ज़्यादा महंगी है और फिर भी लोग वो कीमत चुकाने को तैयार हैं। अब आपको पता है कि क्यों सिएरा और विक्टोरिस में, थार और जिमनी में या पंच और एक्स्टर में से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आपको ज़्यादा सुंदर क्यों लगती है। किया और हुंडई की इलेक्ट्रिक कार्स रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में अच्छी एफिशिएंसी देने के लिए जानी जाती हैं। हमारी शॉर्ट ड्राइव में सायरोस ईवी का रेंज टेस्ट तो नहीं कर पाए हम, लेकिन वेट एडवांटेज को कंसिडर करने के बाद सायरोस ईवी 51 से सिटी ड्राइविंग में आप 400 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह छोटी वाली बैटरी के साथ 350 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। सायरोस ईवी की 42 किलोवाट आवर वाली छोटी बैटरी के साथ आपको 443 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। विंडसर प्रो ऑलमोस्ट 53 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ 449 की ही रेंज प्रॉमिस करती है। That should give you an idea about Hyundai and Kia's expertise in EV engineering and efficiency. इंजन वाली गाड़ियों में जहां मारुति नंबर 1 पर है, इलेक्ट्रिक कार्स में Hyundai और Kia की एफिशिएंसी अनबीटेबल है। छोटी बैटरी वाले मॉडल के मुकाबले सायरोस EV 51 में 9.4 किलोवाट आवर की एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ बड़े एलॉयज और टेलीमैटिक्स का फीचर भी मिलता है। साथ ही 36 PS की एक्स्ट्रा पावर भी आपको मिलती है, ऑल्दो टॉर्क आउटपुट ऑफ 255 न्यूटन मीटर्स रिमेन्स द सेम फॉर ऑल वेरिएंट्स। अब किया की महंगी वाली NMC बैटरी और उनकी एफिशिएंसी के कारण रियलिस्टिकली आपको इफेक्टिव रेंज इंप्रूवमेंट LFP वाली गाड़ियों से ज़्यादा मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस, रेंज और बड़े एलॉयज को फैक्टर इन करने के बाद भी हमारे VFM एल्गोरिदम के हिसाब से ज़्यादा इसके लिए 1 लाख तक की कॉस्ट जस्टिफाइबल है। एक तो बड़ी बैटरी का ऑप्शन बेस मॉडल में मिलता नहीं है और फिर जहां मिलता है वहां दुगने दाम पर। खैर, ये अच्छी बात है कि इनकी छोटी बैटरी से भी आपको एक डिसेंट रेंज मिल जाती है और VFM स्कोर भी बढ़िया मिलता है। साथ ही ये एक पेपर वेरिएंट नहीं है, इसलिए अगर आप सायरोस ईवी का HT के 42 वेरिएंट लेने जाओगे तो थोड़ा अपसेल करने की कोशिश आपके साथ ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे तो बेस मॉडल भी मिल जाएगा।
हमने अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स चलाई हैं उनमें से किया और हुंडई की गाड़ियां एक मायने में कंसिस्टेंटली स्टैंड आउट करती आई हैं, और वो है रिलायबिलिटी। एमजी की गाड़ियों का तो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी विंडसर में तो 1.5 साल में चौथा एसी कंप्रेसर लग चुका है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, इसलिए मैं इतना डाउन टाइम किसी तरह मैनेज कर पाता हूँ। अगर आप ऐसा रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सायरोस ईवी एट दिस प्राइस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इस रिलायबिलिटी के लिए ही अब तक क्लाविस ईवी और क्रेटा इलेक्ट्रिक कंपेरेबल इलेक्ट्रिक कार्स से थोड़े से महंगे दाम पर बिकती हैं। थैंकफुली सायरोस ईवी में ये रिलायबिलिटी का कॉस्ट प्रीमियम बहुत ही कम है। इनफैक्ट बेस मॉडल में तो कोई प्रीमियम है ही नहीं। इसके अलावा एनएमसी बैटरी केमिस्ट्री होने के ऊपर भी बायर्स के डाउट्स रहे हैं। एलएफपी के मुकाबले एनएमसी की बैटरी लाइफ थोड़ा जल्दी डिटीरियरेट होती है, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब किया ने दे दिया है विद लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। अब यहाँ लाइफ टाइम का मतलब है 15 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, और 15 साल में 70% की मिनिमम बैटरी हेल्थ देने का वादा है, सेम एज टाटा मोटर्स। रिलायबिलिटी के साथ साथ अगर एनएमसी बैटरी की लाइफ को लेकर के कुछ शंका आपके मन में रही होगी तो सायरोस ईवी के साथ उसको किया ने फुल्ली एड्रेस कर दिया है। चलिए अब सारे मेजर प्रोज एंड कॉन्स को समराइज कर लेते हैं सो दैट आप सायरोस ईवी लेने या ना लेने के डिसीजन पर थोड़ा आसानी से पहुंच पाएं। वर्डिक्ट पर जाने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको अब तक ये वीडियो आपके काम का लगा है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड और लॉजिकल इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आती रहती है। चलो अब वर्डिक्ट पर चलते हैं। सायरोस ईवी का शुरुआती दाम तो शानदार है, लेकिन बेस मॉडल के ऊपर कुल 3 फीचर्स के लिए 1.5 लाख का दाम में उछाल किसी भी तरह से उचित ठहराना नामुमकिन है। हायर वेरिएंट्स इस वैल्यू गैप को कवर करने की बहुत कोशिश के बाद भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने हमारे वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो और आर्टिकल में भी देखा होगा कि इस कारण सभी वेरिएंट्स का VFM स्कोर काफ़ी बुरा है। बड़ी बैटरी के साथ भी ये प्राइस टू वैल्यू गैप क्लोज नहीं हो पाता है। वैसे तो सायरोस के हायर वेरिएंट्स बढ़िया लोडेड फील होते हैं, लेकिन किस वेरिएंट में क्या फीचर होना चाहिए इसका चुनाव कुछ ऐसे उठपटांग तरीके से किया है कि HTX वेरिएंट के नीचे कोई वेरिएंट कंप्लीट नहीं फील हो रहा है। और अगर थोड़ा बारीकी से देखें तो सायरोस ईवी के टॉप मॉडल में भी आप दाम को ध्यान में रखते हुए टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, एडजस्टेबल रियर सेंटर हेडरेस्ट, ऑटो वाइपर्स और 6 वे पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी जैसे फीचर्स की कमी नोटिस कर सकते हैं। अर्गोनॉमिकली सायरोस पहले से ही अच्छी रही है, और सायरोस ईवी लंबे चौड़े फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ पेट्रोल वाले मॉडल को भी पीछे छोड़ देती है। साथ ही इसमें रियर सीट एक्सपीरियंस आपको ऐसा मिलता है जो इससे लंबी होने के बाद भी अन्य इलेक्ट्रिक कार्स जैसे कि ई विटारा और विंडसर भी नहीं दे पाती हैं। सायरोस ईवी को बाहर से देखकर पता नहीं चलता है कि इसमें अंदर कितनी जगह है। फ्रंट सीट हो या रियर सीट, स्पेस की कोई कमी नहीं है सायरोस ईवी में, लेकिन बाहर से ये गाड़ी दिखती ऐसी है कि इसको अप्रोच करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। सायरोस ईवी उन बायर्स के लिए नहीं है जिन्हें एक स्टाइलिश गाड़ी घर में खड़ी करके अड़ोसी पड़ोसी के सामने चमकानी है। ये उनके लिए है जिन्हें गाड़ी चलानी है, क्योंकि चलने में एक तो ये अपने प्राइस रेंज की इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा रेंज और एफिशिएंसी देती हैं, दूसरा रिलायबिलिटी में भी ये गाड़ी सबसे आगे है। पेट्रोल डीजल CNG गाड़ियों के साथ माइलेज में मारुति का नाम सबसे ऊपर रहता है और रिलायबिलिटी मेंटेनेंस में टोयोटा का, लेकिन बैटरी वाली गाड़ियों में ये दोनों खिताब किया और हुंडई के पास ही हैं। ऊपर से इनकी NMC बैटरी की लाइफ को लेकर के लोगों ने पिछले कुछ सालों में सवाल उठाए हैं। उन सवालों से जो थोड़ी बहुत आंच लगी थी उस पर पानी फेरने के लिए किया ने लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी दे डाली है। माने गाड़ी अगर आपको दिखाने के लिए नहीं चलाने के लिए लेनी है और सायरोस ईवी के दाम, इसके वैल्यू फॉर मनी स्कोर या फीचर डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए चिंता का विषय नहीं है तो आप बेझिझक सायरोस ईवी ले सकते हैं। I hope you found this information valuable enough to help you with your Kia Saros EV buying decision. I read every single comment received in the first few days. तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा हमारे साथ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars।